नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। यूकेएसएससी भर्ती घोटाला, रावत और कान्याल समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट। काशीपुर में एसीएमओ से निजी अस्पताल में मारपीट। देहरादून, गाड़ी जितना चलाएंगे उतना ही भरना होगा अब टैक्स। कर्ज देने की प्रक्रिया सरल करे बैंक, धामी। व्यावसायिक भवनों को हाउस टैक्स में छूट नहीं। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती शुरू। राजस्व चोरी रोकने के लिए जिलों में बनाई जाएगी कमेटी। बेरोजगारों के संग विरोध में नंगे पांव चले हरीश रावत। सोलर से रोजगार को 2 भागों में बांटने की तैयारी। हल्द्वानी, बनभूलपुरा की जंग में बड़े बड़े नेता भी उतरे। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे उपवास, प्रीतम सिंह ने उठाई अध्यादेश की मांग। हल्द्वानी नगर कीर्तन वाहेगुरु का खालसा से गूंजा हल्द्वानी। बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में उतरे कांग्रेसी। नैनीताल नगर पालिका बोर्ड ने दोगुना किया लेग ब्रिज चुंगी का टैक्स। अफसरों का अस्पताल में अलर्ट पर जोर, लेकिन इंतजाम चौपट। प्रदेश में बेरोजगारी दर 3% बढ़ी। हल्द्वानी, केंद्रीय लैब निजी हाथों में देने की तैयारी। अब व्हाट्सएप से मिल सकेगी पुलिस जवानों को छुट्टी। यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तकनीकी कोर्स करने वालों के लिए बेरोजगार के लाले। जोशीमठ में भूत हसाव में तेजी, कई लोगों ने छोड़े घर। खंड में नहीं मिला कोरोना का नया वेरिएंट, महानिदेशक स्वास्थ्य। बीपीवीटी भर्ती घपले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कानियल, परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया समेत 6 लोगों के खिलाफ एसटीएफ ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि चार्जशीट में चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को अहम साक्ष्य बनाया गया। रिपोर्ट में 54 ओएमआर शीट में परीक्षा के बाद छेड़छाड़ करके दोबारा गोले भरने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई उनमें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, आरएमएस कंपनी का मालिक राजेश चौहान, उसका भाई संजीव चौहान और कर्मचारी विपिन बिहारी शामिल है। एसटीएफ ने मामले में अब तक कुल 12 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 3 के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ चार्जशीट शेष है। यूकेएसएससी की तरफ से 6 मार्च 2016 को 236 केंद्रों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपी वीडियो की भर्ती करवाई गई थी, जिनमें से 87,196 युवा शामिल हुए। इसका परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया। कुल 196 अभ्यर्थियों के चयन की घोषणा की गई, लेकिन धांधली की शिकायत पर 2017 को सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। जांच समिति की रिपोर्ट पर भर्ती परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2019 में विजिलेंस के मामले की जांच सौंपी गई। 2020 को विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 2 साल में वह भी एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद पिछले साल अगस्त में एसटीएफ को जांच सौंपी गई। शहर के एक निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश होने का कारण पूछना उधम सिंह नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भारी पड़ गया। आरोपी के निजी अस्पताल के स्टाफ के कुछ लोगों ने एसीएमओ से अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसीएमओ उधम सिंह नगर डॉक्टर तपन शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी को उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर मनु शर्मा और बेटा दीक्षांत अक्षांत शर्मा को सांस की दिक्कत के चलते चामुंडा बिहार स्थित कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया था। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने उनकी पत्नी को जैसे इंजेक्शन लगाया, वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उन्होंने बेटी की मदद से किसी तरह पत्नी को बेड पर लेटाकर सीपीआर किया, जिससे कुछ देर बाद वह होश में आई। एसीएमओ डॉक्टर शर्मा को आरोप है कि जब उन्होंने स्टाफ की नर्स से पत्नी को दिए गए इंजेक्शन के बारे में जानना चाहा, तो उस स्टाफ नर्स के साथ 8-10 लोग कक्ष में आए और उनके साथ अभद्रता कर मारपीट की। ये हुई। कृष्णा अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों में किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था। अस्पताल के स्टाफ ने उसके खिलाफ माफी भी मांग ली। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देहरादून, स्टेज कैरिज परमिट वाली बसों के मालिक परिवहन निगम अब न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर रोड टैक्स नहीं चुका सकेंगे। अब हर महीने जितने किलोमीटर चलेगी उसके हिसाब से रोड टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस बीएलटीडी की मदद लेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि बीएलटीडी से लेस वाहन जितना किलोमीटर चला उसकी सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा। स्टेज कैरिज बस संचालकों को अभी तक प्रति माह न्यूनतम 1500 किलोमीटर चलने में प्रति माह 75 रुपये प्रति टैक्स
देना पड़ता था, प्रति सीट टैक्स देना पड़ता है। इससे अधिक चलने पर 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्स देना होता है, लेकिन अभी तक विभाग के पास किलोमीटर आकलन करने की तकनीक नहीं है, जिस कारण ज्यादातर वाहन स्वामी न्यूनतम 1500 किलोमीटर के आधार पर ही टैक्स जमा कर रहे थे। नए वाहनों में 1 अप्रैल 2019 से BLTT जरूरी है। अब पुराने वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अब परिवहन विभाग इसे परमिट शर्तों पर शामिल करने जा रहा है। यदि डिवाइस खराब या किसी वजह से काम नहीं करता तो वाहन स्वामी को 2 दिन के भीतर ठीक करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वाहन का परमिट 1 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान किया गया है। शासन से इसकी अनुमति मिल गई है। 13 जनवरी को होने वाली RTA की बैठक में इस प्रस्ताव लाया जा सकता है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा इंदिरा नगर बड़ी रोड पर मंगलवार को महिलाओं ने इत्तिजिमा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में 71 महिलाओं ने साथ मिलकर अपने घरों के हिफाजत के लिए दुआएं की। हल्द्वानी में बनफूलपुरा बस्ती में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण तोड़े जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस खुलकर प्रभावितों के पक्ष में आ पहुंची। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले में बुधवार को उपवास का ऐलान किया। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने सरकार से मलिन बस्तियों के तर्ज पर अध्यादेश लाने की मांग उठाई। पूर्व सीएम हरीश रावत मीडिया से बातचीत में कहा कि लोग कई साल से वहां रह रहे हैं। सरकार व अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों परिवार के घरों को तोड़ रही है। सरकार को इस विषय पर प्रशासनिक ही नहीं मानवीय पहलू से विचार करना चाहिए। आखिर प्रभावित लोग भी हमारे अपने ही हैं। हरीश रावत ने कहा कि वे इस मामले में अपना विरोध जताने के लिए बुधवार को अपने आवास पर उपवास करेंगे। AIM के प्रदेश अध्यक्ष ने बीते दिनों अतिक्रमण हटाने की जद में आ रहे लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार ने प्रभावितों को विस्थापित की मांग की। अब पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मुनादी के हफ्ते बाद अतिक्रमण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने, इसके लिए प्रशासन ने सोमवार को मुनादी शुरू कर दी। अब गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने, यदि वहां से राहत नहीं मिली तो 10 जनवरी से प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। मंगलवार दोपहर इंदिरा नगर बड़ी रोड की महिलाओं ने इबादत की। इस दौरान महिलाओं की भीड़ जुटी। उनका कहना था कि एक साथ हजारों लोगों को घर से बेघर कर देना सही नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि लोग बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को लेकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टालने को कहा है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से खाली नर्सिंग पदों के 1564 पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई। इस भर्ती के लिए चिकित्सा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी को 3000 के करीब पद खाली चल रहे हैं। इनमें से 1564 पद स्वास्थ्य विभाग, जबकि 1400 के करीब पद चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं। सरकार पूर्व में इन पदों को लिखित परीक्षा के आधार पर भरना चाहती थी। बाद में इन पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें करीब 1564 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई। चयन बोर्ड के सचिव अरविंद सिंह पांगती की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई। आयोग ने कहा कि पदों के लिए नर्सिंग पास युवा 12 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंकों से आमजन के लिए लोन की प्रक्रिया सरल बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए कि लोन सही और जरूरत लोगों को मिले, इसके लिए निगरानी तंत्र तैयार किया जाए। नाबार्ड ने मंगलवार को दून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड विभिन्न योजनाओं के लिए लोन मंजूर करता है, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोन सही लोगों को मिले। उन्होंने बैंकों से अपील की कि अपना लोन और अन्य प्रक्रियाएं सरल बनाएं, ताकि लोग बिना परेशानी की योजनाओं का लाभ उठा सके। तय करें कि जटिल प्रक्रिया के चलते किसी जरूरतमंद को लोन के लिए भटकना ना पड़े। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरलीकरण और समाधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों को ब्रांच स्तर पर टारगेट तय करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, अवर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक RBI लता विश्वनाथ आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में काबीना मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता के लिए जरिए राज्य में किसानों को कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आप गरीब किसानों के लिए मेधावी बच्चों को पढ़ाई, कोचिंग आदि के लिए सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय स्तर पर सहकारिता समिति में शिक्षा निधि गठित की जाएगी। हर साल समिति को मुनाफे का एक हिस्सा 10 इस निधि में दिया जाएगा। बेरोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंगलवार को डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक नंगे पांव पदयात्रा निकाली। इस मौके पर रावत ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की चरम पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पदयात्रा को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को भी दी। हरीश रावत ने अपनी पदयात्रा पूर्व PM स्वर्गीय राजीव गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू की, जो गांधी पार्क में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर समाप्त हुई। बेरोजगारी और कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा में शामिल। इस मौके पर रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विधानसभा से लेकर लोक सेवा आयोग के नाम पर भर्तियों को अटकाया जा रहा है। कई बार अधियाचन के बाद भी पद समाप्त किए जा रहे हैं, तो कई जगह भर्तियों को ही रद्द किया जा रहा है। पढ़े लिखे
बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी के प्रति भावनात्मक एकता प्रकट करने के लिए वो नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। रावत ने कहा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो सरकार पर नैतिक दबाव बनाने के लिए यह पदयात्रा कर रहे हैं। रावत ने कहा कि उनकी पदयात्रा को पार्टी राजनीति से ना जोड़कर देखा जाए, इसके लिए अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। यात्रा में सुरेंद्र कुमार, पृथ्वीपाल चौहान, जसविंदर सिंह कोकी, अशोक वर्मा, गरिमा दासोनी, ओम प्रकाश सती, बब्बन, वीरेंद्र पोखरियाल, सुरेश राठी, गुल मोहम्मद, आशा टम्टा के साथ ही वीडियो स्टैनो सिंचाई विभाग के अभ्यर्थी और विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी शामिल हुए। रोजगार, सोलर प्लांट से बिजली बनाने की योजना को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। एक हिस्से में लोगों को सीएम सौर स्वरोजगार योजना की तर्ज पर सीधे लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी हिस्से में लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। नए सोलर पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांव गांव में सोलर प्लांट लगाकर सरकार लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर विशेष फोकस कर रही है। सोलर प्लांट से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और उनके जरिए स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इन पहलों पर नई सोलर पॉलिसी फाइनल की जा रही है। पिछली बार प्लांट अलग अलग तरह से लगाने के लिए दो योजनाएं लॉन्च की गई थी। पहले सोलर प्लांट के लिए टेंडर जारी किए गए, लोगों ने अपने अपने स्तर पर रेट कोट किए हैं। सबसे कम रेट वाली प्लांट लगाने का मौका दिया जाएगा। दूसरी योजना में 10,000 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। अब दोनों योजनाओं को एक पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। प्लांट 200 किलोवाट तक के ही लगाए जा सकेंगे, सिर्फ आवेदन करने का तरीका अलग हो जाएगा। इस योजना के विस्तृत और फाइनल स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द पूरा खाका तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस योजना में भी बंजर भूमि पर ही प्लांट लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि कृषि भूमि को बचाकर रखा जा सके, बंजर भूमि का सही इस्तेमाल किया जा सके। इस प्लांट के जरिए वीरान हो चुके गाँव में नई सिरे से रौनक लौटाई जा सकेगी। नई सोलर पॉलिसी को अगली कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी है, ताकि इसी महीने उत्तरायणी पर्व पर सोलर पॉलिसी को लॉन्च किया जा सके। गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश पर्व मंगलवार को नगर कीर्तन निकाला गया। निशान साहिब की अगुवाई निकले नगर कीर्तन में घोड़ों में सवार सिख योद्धा युद्ध कौशल का हुनर दिखाते हुए चल रहे थे। नौजवान ऊंचे निशान साहिब लगाकर झूलते ही रहेंगे। निशान केसरी खालसे तू मिली पहचान केसरी गीत गाते हुए कीर्तन नगर में शामिल हुए। खालसा स्कूल व श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल के छात्र छात्राओं ने शबद कीर्तन व पंजाबी लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में शुरू नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचा। नगर कीर्तन में विभिन्न झांकियां गुरु गोविंद सिंह के जीवन और उनके लिए संदेश, गुरुवाणी के संदेश के साथ पर्यावरण बचाओ, सामाजिक कुरीतियों, नारी शक्ति का संदेश देती झांकियां शामिल हुई। इसके लिए कीर्तन वाले रास्तों को तोरण द्वार और बिजली के झालों से सजाया गया था। संगत ने जगह जगह पुष्प वर्षा से नगर कीर्तन का स्वागत किया। लाउड स्पीकर और बिजली गुरुवाणी से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। संगत की ओर से शब्दी जत्थों के रूप में वाहे गुरु गोविंद सिंह और चरण चलियो मारा गोविंद आदि का गायन किया गया। पंज प्यारे साहिबान की अगुवाई में फूलों से सजी सुंदर पालकी में गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब सुशोभित थे, जिनके आगे संगत ने माथा टेक आशीर्वाद लिया। जगह जगह जलपान के स्टॉल लगाए गए थे। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से हल्द्वानी के गुरुद्वारा साहिब की कमेटियां, सहयोगी संस्थाओं, सेवादारों, खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज व श्री तेग बहादुर पब्लिक स्कूल का धन्यवाद किया। अंत में सभी सेवादारों का धन्यवाद भी किया गया। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने बुद्ध पार्क में सरकार का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके में पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, प्रदेश महामंत्री महेश वर्मा, हेमंत बगड़वाल, एनबी गुणवंत, जगमोहन चिलवाल, प्रकाश पांडे आदि शामिल है। उधर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हरेंद्र क्वेरा के नेतृत्व में मंगलवार को सरकार के पुतला फूका। कुंवरपुर गोलापार में पुतला दहन किया गया। इस मौके पर प्रदीप पवार, अनिता सुयाल, प्रद्युमन सिंह पवार, अमर सिंह आदि मौजूद रहे। हर शनिवार और रविवार को महिला समूहों के लिए बाजार लगाने जा रहा पालिका बोर्ड ने तय किया कि समूह की हर दुकान से 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। खरीदारी को देखते हुए पालिका सेवा कर लेगी। नारायण नगर क्षेत्र में बनने वाला कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध का मामला बोर्ड बैठक में बिछाए रहा। क्षेत्रीय सभासद भगवत रावत ने नारायण नगर क्षेत्र में प्लांट बनाने का विरोध किया। इसके बाद कूड़ा निवारण प्लांट के लिए पुनः भूमि चिन्हित करने के लिए नगरपालिका से डीएम को पत्र भेजा गया। बैठक के दौरान सभासद भगवत रावत की पालिका अध्यक्ष के साथ कूड़ा प्लांट निस्तारण प्लांट निर्माण को लेकर काफी गहमागहमी भी हुई। ठंड और शीतलहर में होने वाली बीमारी को देखते हुए डीजी हेल्थ उत्तराखंड सभी सीएमओ, पीएमओ, सीएमएस को पत्र जारी कर अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कह चुके हैं। 22 दिसंबर को जारी पत्र में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया। हैरानी की बात है कि करीब 2 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार को हिंदुस्तान
अखबार ने हल्द्वानी में प्रमुख अस्पतालों की पड़ताल की। हालत यह थी कि अस्पतालों की टूटी खिड़कियां, पतले कंबलों में मरीजों की कब कभी छूट रही थी। महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और नवजात को ठंड से बचाने के इंतजाम भी नहीं किए गए थे। ठंड से मरीजों के बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने को मुख्यालय से आदेश आए। सभी सरकारी अस्पतालों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। किसी अस्पताल में कोताही बरती जाती है तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी, कहना है सीएमओ नैनीताल भगीरथी जोशी। बेस अस्पताल के कुछ वार्ड खिड़कियां टूटी हुई है। एक वार्ड में भर्ती हल्द्वानी के उमेश कुमार ने बताया कि दिन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात को खिड़की टूटे की ठंडी हवा आती है जिससे कभी छूट जाती है। किसी वार्ड कमरे में रूम हीटर नहीं है। रानीखेत से थैलीसीमिया पीड़ित बेटी को खून चढ़ाने पहुंची देवकी देवी ने बताया कि कंबल से दिन में गर्मी नहीं मिल रही, रात को इसमें ठंड कैसे रुकेगी। हड्डी वार्ड में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हल्द्वानी के आनंद कुमार ने बताया कि बिस्तर कंबल घर से लाए हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला अस्पताल के कई वार्ड की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। उन्हें बदलने की जगह अस्पताल प्रबंधन ने गत्ते लगा दिए हैं। बावजूद इसके ठंडी हवा अंदर आती है जिससे मरीज परेशान है। महिला वार्ड में भर्ती काठगोदाम निवासी रमा देवी के पति आलोक ने बताया कि यहाँ बेडशीट तक मिलना मुश्किल हो रहा है। एसटीएस के अधिकतर वार्ड में रूम हीटर की व्यवस्था नहीं है। बड़ा अस्पताल होने के चलते खुला खुला होने से मरीजों को काफी ठंड झेलनी पड़ रही है। हल्द्वानी अल्मोड़ा, राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के केंद्रीय लैब को निजी हाथों में देने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर जारी कर देंगे। टेंडर टेक्नोलॉजी और मरीजों को राहत देने के नाम पर हो रहे मुख्यालय पूर्व में संदर्भ में कॉलेज प्रबंधन से प्रस्ताव भी मांग चुका है। बीते दिनों शिक्षा चिकित्सा विभाग ने अल्मोड़ा, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों की पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो बायोलॉजी लैब के लिए टेंडर जारी किए थे। इन विभागों में पहले से करोड़ों रुपए की मशीनें रखी गई हैं। वहीं विभागाध्यक्ष पीजी के साथ साथ प्रशिक्षित स्टाफ भी है। बावजूद लैब को निजी कंपनी को देने पीछे मरीजों की सुविधा का तर्क दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कुछ अधिकारियों को सांठगांठ से एक कंपनी विशेष को लैब सौंप दी जाएगी और वह अपनी सुविधा के अनुसार रिपोर्ट देगा। उस पर ना तो अस्पताल प्रबंधन का और ना ही कॉलेज प्रबंधन का कोई कंट्रोल होगा। तीनों अस्पतालों के लैब में सभी उपकरण व स्टाफ मौजूद है, तो लैब को निजी हाथ में देने की जरूरत क्या है? यह सवाल लैब के अधिकारियों कर्मचारी की जुबान पर है, लेकिन मुख्यालय का इतना ज़्यादा दबाव है तो डॉक्टर और ना ही टेक्नीशियन कुछ बोलने की स्थिति में है। साल की विदाई के संग उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 3% का इजाफा हुआ है। दिसंबर माह में बेरोजगारी दर 4.2% पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII की मासिक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। प्रदेश में बीते साल के अंतिम 4 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में पूरे देश में बेरोजगारी की दर 8.3 रही। राज्य में उत्तराखंड 70वें स्थान पर रहा। उत्तराखंड में बीते जून में सर्वाधिक बेरोजगारी 8.7% दर्ज की गई। इसके बाद सितंबर माह में कोरोना काल के बाद सबसे कम 0.5% बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई थी। वहीं अक्टूबर में 3.3% और नवंबर में 1.2% दर रही थी। मगर एक महीने के बाद लगभग 3% का इजाफा होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। उधर पड़ोसी राज्य हिमाचल और प्रदेश उत्तर प्रदेश से तुलना करते हुए उत्तराखंड की स्थिति निजी ठीक नजर आती है। CMII की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 7.6%, उत्तर प्रदेश में 4.3 बेरोजगारी दर है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 37.4%, हरियाणा में वही 28.5% की संग राजस्थान दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ऑन द जॉब तकनीकी परीक्षण कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया। 2011 में निजी कंपनियों के साथ MOU पर कोर्सों को विश्वविद्यालय ने एक प्राइवेट अध्ययन केंद्र के माध्यम से संचालित किया, लेकिन पढ़ाई के साथ परीक्षण देने वाली सिडकुल की कंपनियां विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब दूसरी कंपनियां तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को अमान्य बताकर युवाओं को काम नहीं दे रही है। ऐसे करीब 400 छात्र छात्रा हैं जिनके रोजगार के दरवाजे फिलहाल बंद हो गए। अब वो विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाए हुए पीड़ित विद्यार्थियों ने मंगलवार को उत्तराखंड मुक्त विद्यालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र संचालक पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि उन्हें नौकरी की गारंटी होने की बात करते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 2011 में दाखिला लिया था। उन्हें ACCTE और DIIP 3 कोर्स कराए गए। पढ़ाई के दौरान कंपनी ने परीक्षण के लिए भेजा। कोर्स पूरा होने पर स्थायी नौकरी की बात कही गई, लेकिन 2016 में आउटसोर्स के माध्यम से कंपनी में रखा। संबंधित कंपनी 2020 में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र अमान्य बताते हुए नौकरी से निकाल दिया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर ITI में जवाब मांगा, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। छात्रों ने विश्वविद्यालय से वैधता का प्रमाण देने की मांग की। धरना करने वालों में राकेश पांडे, भरत नेगी, तारा कुरंगा, नाजिम निधि, प्रियंका, निशा, अंकुर, दीपक गुप्ता,
हिमांशु बिष्ट आदि मौजूद रहे। जोशीमठ नगर में सोमवार रात भू धसाव में एकाएक तेजी आने से दहशत फैल गई। घरों व्यावसायिक भवनों के शीशे चटकने की आवाज सुनकर घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए। कई परिवारों ने आग जलाकर सड़क किनारे सर्द रात काटे। मंगलवार सुबह स्थानीय प्रशासन ने 5 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया, जबकि सिंगधार में किराए पर रह रहे परिवारों ने डर के मारे घर खाली कर दिए। भूधसाव एकाएक बढ़ने से नगरवासी बेहद डरे हुए हैं। सोमवार नगर के मारवाड़ी सीधार मनोहर बाग में घरों और जमीन में जगह जगह दरारें आ गई। पुरानी दरारें चौड़ी होगी। वन विभाग की चेकपोस्ट 200 मीटर की दूरी पर चौड़ी दरारें आ गई। सोमवार रात को 12 से अधिक मकानों में दरारें आई हैं। उधर सिंगदार वार्ड में सड़क में 5 से 6 जगहों में सोमवार को रात घसाव शुरू हो गया। यहाँ के निवासी मनोज जैन ने बताया कि मोहल्ला वासियों ने पूरी रात डर की साए में जाकर काटी। देहरादून चीन सहित कई देशों में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF7 अभी उत्तराखंड नहीं पहुंचा। राज्य में पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। राज्य की नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने मंगलवार को बताया कि राज्य में अभी कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आया है। सरकार नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 14 पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। सभी सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। किसी भी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करना है। इसके लिए अगले सप्ताह से यूकोड VP योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में अब MBBS डॉक्टरों की कमी नहीं है। इसके बाद अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को शर्तों के साथ मनचाहा वेतन देने की योजना है। हमारा प्रयास है कि जिला स्तर और मेडिकल कॉलेज में गंभीर बीमारियों के मरीज के लिए इसके निचले स्तर के अस्पतालों को मजबूत करने की योजना पर काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि 4 धाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए भी काम शुरू किया जाएगा।